जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम आर्टिकल 159 तक पढ़ चुके थे। अब आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, पहला जो आर्टिकल है, मतलब 159 के बाद अनुच्छेद क्या है, 160। अब 160 में किसकी चर्चा है? तो वैसी आकस्मिक स्थिति, मतलब राज्य के ऊपर ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए जिसके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, संविधान में कोई चर्चा नहीं है तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति के कहने पर वह उस स्थिति का खुद से फैसला ले सकते हैं। मतलब राज्यपाल आकस्मिक स्थिति का खुद से फैसला कर सकते हैं जिसकी चर्चा संविधान के अंतर्गत नहीं है। तो अनुच्छेद 160 में क्या है कि वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में क्या हो ना हो, तो राज्यपाल उसका फैसला ले सकते हैं। उसका जो फैसला है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 161 में। अब 161 में क्या है, तो 161 में जैसे कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति थी, वो क्षमा कर सकते थे। क्या क्या क्षमा कर सकते थे? वो किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते थे और क्या कहते हैं, किसी के मृत्यु दंड को भी रोक सकते थे। मतलब अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो उसके बाद जिसको क्षमा किया गया है वो पहले की तरह भारत के संविधान के अनुसार रह सकता है। लेकिन इसमें क्या है, अनुच्छेद 161 में इसमें भी क्षमादान की शक्ति है। इसमें भी क्षमादान की शक्ति है। लेकिन कैसी शक्तियाँ? इसमें भी क्षमादान की शक्ति जाएगी, लेकिन ये भी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के। कौन सी चीज़ों को छोड़ के? तो वो फांसी की जो सज़ा है, फांसी की सज़ा, इसको नहीं रोक सकते हैं, फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सेना की सज़ा है, क्या है, सेना की सज़ा। अब सेना की सज़ा को क्या बोला जाता है, कोर्ट मार्शल। क्या बोला जाता है सेना की सज़ा को? कोर्ट मार्शल। और वो इसको भी नहीं रोक सकते हैं। मतलब क्षमादान राज्यपाल भी कर सकता है, लेकिन ना ही वो फांसी की सज़ा को रोक सकते हैं और ना ही सेना की सज़ा को वो रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 162 पे। तो इसमें क्या है कि इसके पास, राज्यपाल के पास कार्यपालिका को विस्तार करने की भी शक्ति है। मतलब कि देखिए, कार्यपालिका की कुछ शक्तियाँ होती हैं, उसे अभी हम पढ़ेंगे। अगर राज्यपाल को लगता है कि इन शक्तियों को और बढ़ाना चाहिए, किसी और शक्ति को ऐड करना चाहिए, तो राज्यपाल उसको कर सकते हैं, मतलब उस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, राज्यपाल की कार्यपाल शक्ति क्या है? जैसे राष्ट्रपति की कार्यपाल शक्ति थी, जैसे कार्यकारी शक्ति थी, विधायी शक्ति थी, क्षमादान की शक्ति थी, विवेक अधिकार की शक्ति थी, विशेष अधिकार की शक्ति थी। जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है वही शक्तियाँ इसके पास भी है। तो देखते हैं कि उनकी और इनकी शक्तियों में क्या फ़र्क आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, पहली कौन सी शक्ति है, तो कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति। अब कार्यकारी शक्ति क्या होती है कि देखिए, इसमें होगा क्या कि चाहे सीएम की नियुक्ति करनी हो, चाहे उनके मंत्री परिषद में से किसी की नियुक्ति करनी हो, या अन्य पद अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो, वो सारी शक्ति किसके पास होती है? वो सारी शक्ति कार्यकारी, वो क्या, कैसी शक्ति होती है? कार्यकारी शक्ति होती है। मतलब वो जिसकी भी नियुक्ति होगी, राज्यपाल उस पर जब तक साइन नहीं करेंगे तो उनकी नियुक्ति
को नहीं माना जाएगा। तो ये शक्ति किसके पास है, ये कैसी शक्ति है, तो ये कार्यकारी शक्ति है। तो ये किसके पास है, राज्यपाल के पास है। दूसरा क्या है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। अब देखिए विधायी शक्ति क्या होती है। मान लीजिए कि संसद ने कोई बिल पास किया, ठीक है, उस पर सहमति हो गई, वो बिल पास हो गया, लेकिन उस कानून को तब तक कानून नहीं माना जाएगा जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर उस बिल पर नहीं होंगे। मतलब उस कानून को कानून बनाने के लिए जो भी कानून विधानमंडल की तरफ से बनाया गया है, विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद होना दो, क्योंकि बिल तभी बनेगा जब विधानसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद विधान परिषद से भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो कानून तभी माना जाएगा जब राज्यपाल के क्या होंगे, साइन होंगे। अब आपको लग रहा है कि राज्यपाल ना करे तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति है जो सिर्फ एक मतलब क्या है, औपचारिक रूप से मेन शक्ति किसके पास थी, पीएम के पास थी, इसी तरह यहाँ पे भी जो गवर्नर है वो एक औपचारिक तौर पर है, मतलब नाम मात्र का है, वो सिर्फ एक क्या है, साइन करने के लिए। बाकी सारी शक्ति किसके पास होगी, मुख्यमंत्री के पास होगी। मतलब अगर वो कुछ पास करते हैं तो गवर्नर उस पर साइन कर ही देता है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब उनके पास कैसी है, विधायी शक्ति है, जो मतलब कोई भी कानून बनेगा तो उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे, राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर किसके, राज्यपाल के। चलिए अब तीसरी शक्ति पढ़ते हैं, कार्यपालिका शक्ति कौन सी होती है। तो एक वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए जैसे बिहार गवर्नमेंट के जो राज्यपाल है और बिहार में आकस्मिक इमरजेंसी आ जाए। आकस्मिक इमरजेंसी कैसे, मान लीजिए अचानक से बाढ़ आ गई, ठीक है, तो जब तक बिल पास होगा, पैसे मंगाए जाएंगे केंद्र से, तो राज्यपाल के पास शक्ति होती है। वो क्या करते हैं, आकस्मिक निधि, मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, वहाँ पे पैसा जमा रहता है। तो उस आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, एक इमरजेंसी आ गई। क्योंकि ये इमरजेंसी ऐसी है कि जैसे ही बाढ़ है तो उसको भाई तुरंत उसको रोकने का कुछ करना चाहिए, बांध बनाना पड़ेगा। जैसे गाँव में क्या होता है, बांध बोरी डाल के बना देते हैं, जैसे उसके रेत के बोरी एक के ऊपर एक चढ़ा के उसको मतलब बांध रोक देते हैं टेम्परेरी तौर पे, ताकि क्या हो कि पानी प्रवेश न कर पाए। तो उस तरह की स्थिति मान लीजिए 20 लाख 40 लाख 60 लाख का खर्चा आना है, तो एक बजट पता चल गया कि हाँ इतना, क्योंकि वहाँ के जितने भी मुखिया होते हैं या पंचायत से रिलेटेड जितने भी होते हैं उन सभी को पता होता है कि इस साल में बाढ़ आ सकती है और यहाँ पर इसको रोकने के लिए अगर टेम्प्रोरी की जाए तो इतने का खर्चा आएगा। तो राज्यपाल के पास भी इतने तक के एस्टिमेट पहुंच जाते हैं कि हाँ इतना खर्चा आएगा। तो क्या करते हैं, वो उस आकस्मिक निधि से, जैसे बाढ़ देखिए दो तरह कह सकते हैं। एक बाढ़ क्या होता है, हर एक गांव को पता है हमारे यहाँ पर इस समय पर इतना बाढ़ आता है और उन्हें आदत है कि भाई 2 से 3 फीट रहता है पानी या 4 फीट पानी रहता है। लेकिन मान लीजिए कि इस बार बाढ़ अपने उफान पे था, बहुत ज़्यादा आ गई, तो ये तो मतलब वहाँ वैसे तो उस बाढ़ में भी करना ही है उनको निदान, लेकिन इस बार क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा इमरजेंसी आ गई। तो उस स्थिति में जो है राज्यपाल अपनी वित्तीय शक्ति का प्रयोग करके आकस्मिक निधि से पैसे निकाल के राज्य को दे सकता है। और पंचायत के गठन के लिए भी वो क्या बना सकता है, वित्तीय आयोग का गठन भी कर सकता है। तो इमरजेंसी में क्या कर सकता है, पैसे दे सकता है। इमरजेंसी में आकस्मिक निधि से क्या कर सकता है, मनी को, पैसे को निकाल सकता है। चलिए अब फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। अब देखिए जैसे कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी थी, जैसे 356 था, 360 था, ठीक है। तो इस तरह की कुछ आपातकालीन शक्तियाँ थी, लेकिन क्या है कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन इसके पास एक चीज़ होता है, क्या होता है कि जैसे अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उस टाइम पर सारी की सारी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ, वो किसके पास आ जाएगी, राज्यपाल के पास आ जाएगी। मतलब उस स्टेट का जो भी निर्णय लेना है वो कौन लेगा, राज्यपाल लेगा। तो
जो आपातकालीन स्थिति राष्ट्रपति की तरह तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के बाद वो सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति शासन पर क्या हो जाती है? शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, चलिए अब 5वां पढ़ते हैं। क्या है? विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति, ये भी देख लेते हैं। अब विवेकाधिकार शक्ति कैसी होती है? तो देखिए विवेकाधिकार शक्ति क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई, लेकिन ऐसा होता कि कुछ सीटें भाजपा के पास आती, कुछ ही सीटें ममता बनर्जी के पास, कुछ सीटें थर्ड पार्टी को चली जाती, बहुमत कोई नहीं ला पाता। अब जब बहुमत नहीं ला पाया तो अब सरकार किसकी बनेगी? तो गठबंधन कीजिए। मान लीजिए गठबंधन करके भी, गठबंधन से भी सरकार नहीं बन पा रही है। ठीक है, सरकार क्या हो पा रहा? नहीं बन पा रही है। तो अब क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा कि जो राज्यपाल है वो अपने विवेक अधिकार से, मतलब अपनी सूझबूझ से वो किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन आप सोचिए गवर्नर किसकी होती है? केंद्र सरकार की। अगर मान लीजिए वहाँ पर केंद्र सरकार की पार्टी है तो वो तो कुछ हद तक तो उसके फेवर में जाएगा ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जाए ही, हो सकता है राज्यपाल सोचे कि नहीं इन सबसे बेटर ये मुख्यमंत्री का काम मुझे सही लगता है, ये एक अच्छे आदमी, उस हिसाब से बना दे। ठीक है, लेकिन फेवर कहीं ना कहीं तो जो सेंट्रल में जो सरकार है उसके पास जाएगा। तो वो क्या करता है? अपने विवेक अधिकार से किसी भी एक को क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री डायरेक्ट नियुक्त कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि उस पार्टी का हो, अगर वो मुझे चाहे तो मुझे भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर मुझे या तो बहुमत, मुझे क्या करना होगा? बहुमत साबित करना होगा। और बहुमत के साथ साथ ये भी मतलब करना होगा कि मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है कि हाँ ये मुख्यमंत्री रहना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए 30 दिन के अंदर हमने अपनी पार्टी से तो मैंने बहुमत करवा लिया, लेकिन पार्टी के सदस्य चाह ही नहीं रहे कि मैं मुख्यमंत्री रहूँ, वो चाहते हैं कोई और बने, तो मैं हट जाऊँगा। तो ये जो विवेकाधिकार शक्ति ये कब होता है? जब उनके पास मतलब बहुमत साबित ना हो, लेकिन फिर भी राज्य को तो चलाना है, तो वो क्या करते हैं? अपने ही सूझबूझ से, अपने विवेक का प्रयोग करके, जैसे लिख रहे हैं विवेकाधिकार, विवेक के अधिकार को प्रयोग करके वो क्या करते हैं? किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें क्या करना होगा? बहुमत साबित करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुमत। ठीक है, फिर एक होती है जैसे क्षमादान की शक्ति। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया क्षमादान, क्षमादान में क्या होता है? तो वो क्षमादान में क्या क्या करते हैं कि वही है कि कोई भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन कौन सी सज़ा को? तो उसके मतलब जो फांसी की सज़ा को और जो सेना की सज़ा है उसको माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 163, अनुच्छेद 163। अब अनुच्छेद 163 क्या है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, मान लीजिए राज्यपाल को तो कुछ नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है, तो राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी। मतलब मंत्री परिषद, एक मंत्री परिषद होगा, मतलब राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के, मतलब जो उसको सहायता भी करे सलाह भी दे, तो उसके लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री साहब होंगे। तो अनुच्छेद 163 में यही कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए कौन होगा? तो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। और जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? सीएम होंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 164 में। 164, अब देखिए 164 में क्या है? 164 कहता है कि गवर्नर अगर किसी की भी नियुक्ति कर रहे हैं तो वो सीएम की सलाह पर करेंगे, चाहे वो पद अधिकारियों की नियुक्ति हो
जो पदाधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति या मंत्री परिषद में किसी की नियुक्ति कर रहे हैं तो सीएम उनको सलाह देंगे कि हाँ इसको ये मिनिस्टर बना रहे हैं, ये बनाना चाहिए, उससे सलाह मशवरा करेंगे। ज़रूरी नहीं कि राज्यपाल मतलब जो राज्यपाल ने सलाह दी वो मुख्यमंत्री माने, जरूरी नहीं, बस एक बातचीत कर लेते हैं कि हाँ ठीक रहेगा नहीं रहेगा। और जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी है पदाधिकारी, चाहे स्टेट लेवल के, जैसे बिहार से बीपीएससी, हरियाणा एचएसएससी, तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति करना है, तो उनकी नियुक्ति होगी तो राज्यपाल के साइन से ही, तो सलाह मशवरा करके उन पदाधिकारियों को कहाँ नियुक्ति करना है, किस जगह नियुक्ति करना है, तो इसकी चर्चा किस में है, अनुच्छेद 164 में। तो इसमें क्या कहते हैं, सीएम की सलाह पर क्या करेंगे, जो गवर्नर है वो क्या करेंगे, नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सारे सेशन पढ़िए, धीरे धीरे पॉलिटिक ख़त्म कर देंगे जो ये है। अब भाग 6 चल रहा है। इसके बाद क्या है कि ज़्यादा इसमें ज़्यादा अनुच्छेद तो हैं कि 152 से 237 तक पढ़ना है, लेकिन इसमें है क्या कि सारे अनुच्छेद पढ़ने लायक नहीं है। देखिए, अगर पॉलिटी में कुछ पढ़ना है तो भाग 5, इससे वाला 5 वो रीड माना जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो आपके मौलिक अधिकार है भाग 3 उसको, और मौलिक कर्तव्य में क्या है कि आपको ज़्यादा नहीं पूछता है, उसमें से आप मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिए। नीति निर्देशक तत्व के जो भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य 11, और मौलिक कर्तव्य कुछ शुरू के 1-2, जैसे पंचायत से रिलेटेड है, जैसे 40 है तो पंचायत से रिलेटेड है। तो इन तरह की चीज़ों को पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तो अब कुछ नहीं है, बस हम इसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब ये, क्योंकि 7 भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 8 या 9 में से किसी को शायद समाप्त कर दिया गया, भाग 8 या 9 में से, अभी याद नहीं है मुझे, तो उसको समाप्त मैं पढ़ लूँगा एक बार क्या किसको समाप्त कर दिया गया है। तो उनमें से समाप्त हो गए, तो अब कुछ ज़्यादा है नहीं, अब धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप जितना आपने भाग 5 तक पढ़ लिया है, स्टेट में भी वही चीज़ें हैं, वही अधिकार, वही सब कुछ, बस थोड़ी शक्तियाँ घट जाएंगी। जैसे उसमें आपने अटर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, यहाँ महाधिवक्ता बार पढ़ेंगे, सेम चीज़ है। अटर्नी जनरल क्या करता था, केंद्र का वकील था, तो महाधिवक्ता किसका वकील होगा, राज्य का वकील होगा, मतलब सेम है। जो वहाँ है वो भी वही चीज़ यहाँ पे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ जैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा थी, तो यहाँ 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है, तो बस उसी से रिलेटेड है। बाकी इसीलिए कह रहे हैं भाग 5 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।